जब हम छोटे थे तो अक्सर स्कूल जाने के नाम से अजीब सी शक्लें बनाते थे, बहाने बनाते थे। हमें स्टूडेंट लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ लगती थी और हमें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी टीचर्स के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना क्या आसान काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और देखा जाए तो ये किसी जिम्मेदारी से कम नहीं है, क्योंकि टीचर्स पर सोसाइटी की आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। वो स्टूडेंट्स को अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं और उन्हें सोसाइटी में एक लायक और जिम्मेदार सिटीजन बनने के लिए तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स की तरह टीचर्स के मन में भी कई सारे सवाल उठते हैं, तो इस समरी ने उनके उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। इस समरी से आप जानेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स आपकी क्लास अटेंड करना पसंद नहीं करते या वो स्कूल से नफरत क्यों करते हैं। कारण को समझकर आप लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट उससे घबराने के बजाय उसे एंजॉय करने लगे। तो साथ में आप ये भी जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। आप इन टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो स्कूल के टेस्ट को बेकार ना समझे, क्योंकि सीखने के लिए मेमोरी बहुत जरूरी होती है। तो आप ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके स्टूडेंट्स पढ़ी हुई चीजों को याद रख सके। आप उन्हें मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। आप बच्चों के अलग अलग लर्निंग पैटर्न के हिसाब से अपना पढ़ाने का तरीका बदलना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपको पसंद करें, तो ये समरी आपको सबसे बेस्ट टीचर बनने में हेल्प करेगी। तो क्या आप अपनी टीचिंग स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस समरी को। समरी ऑफ व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक स्कूल, जिसे लिखा है डैनियल विलिंघम ने। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता और कुछ तो हमेशा ही स्कूल से नफरत करते रहते हैं। ये टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो वो पढ़ाएंगे किसे। साइंस ने वैसे इस बात को साबित किया है कि स्टूडेंट्स को स्कूल जाना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हमारे ब्रेन को सोचना पसंद नहीं है। हमारे दूसरे सेंसेस जैसे कि देखना, फील करना, इन सब से सोचने का प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि सोचने का प्रोसेस स्लो, मुश्किल और बोरिंग है। आमतौर पर हम पूरे दिन में सेम पैटर्न को कई बार रिपीट करते हैं और अपनी मेमोरी के भरोसे रहते हैं, ताकि हमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े या फिर कुछ नया ना सोचना पड़े। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में इंसान सोचने के प्रोसेस को एंजॉय करता है जब वो ऐसी प्रॉब्लम का सामना करता है जिसे वो सॉल्व कर सकता है, तो उसे सही जवाब ढूंढने में मजा आने लगता है। तो इस मजे और एडवेंचर के कारण स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम्स की तलाश करते हैं जो चैलेंजिंग तो है, लेकिन उन्हें सॉल्व करना भी आसान है। जब स्टूडेंट्स किसी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ पर टीचर्स इस बात का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें अपनी क्लास में इस तरीके से प्रॉब्लम को डिजाइन करना चाहिए जिसे स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। मान लीजिए कि आप अपने स्टूडेंट से अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में एक सवाल पूछते हैं। अब इससे पहले कि आप अपने लेसन का प्लान तैयार करें, आपको क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा आसान सवाल ना पूछें, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स को उसका जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा तो वो ट्राई करने से पहले ही हार मान लेंगे। इसलिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना ही होगा। कोई ऐसा सवाल जो ना तो ज्यादा आसान हो और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल। आपको अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज को भी ध्यान में रखना होगा कि क्या वो पुराने लेसन को याद करके उसमें से जवाब ढूंढ सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आपके स्टूडेंट्स की मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए एक ही बार में उन्हें ज्यादा सिखाने की कोशिश ना करें। आपको बीच बीच में पढ़ाने के प्रोसेस को स्लो करना होगा। आप स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए पिक्चर्स का सहारा ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। आपको अपने स्टूडेंट्स को चीजें याद रखने में मदद करनी होगी, नहीं तो वो पुरानी पढ़ी हुई चीजें और नई इन्फॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या आइडिया को उसी वक्त क्लियर करें। आपको ये तुरंत करना होगा, नहीं तो स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है। शुरू में आपको ऐसे सवाल पूछने में मुश्किल हो सकती है जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाए रखे, लेकिन समय के साथ आप समझ जाएंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह के सवाल पसंद करते हैं। आप हर सेशन के बाद नोट्स भी लिख सकते हैं, फिर घर जाकर दोबारा उन नोट्स को स्टडी करें और देखें कि उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि दिमाग को सोचना पसंद नहीं है, आपको हार नहीं माननी चाहिए।
स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस देते रहिए जिन्हें वो सॉल्व कर सकते हो, और उसे सॉल्व करने की खुशी उन्हें आपकी क्लास पसंद करने पर मजबूर कर देगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ कैन आई टीच स्टूडेंट्स द स्किल्स दे नीड व्हेन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिक्वायर ओनली फैक्ट्स। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स इसलिए स्कूल को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूल में लिए गए एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को सोचने या कुछ नया जानने के लिए पुश नहीं करते। सिर्फ एग्जाम पेपर को भरने के लिए इस लर्निंग प्रोसेस ने स्टूडेंट्स के लिए स्कूल लाइफ को बोरिंग बना दिया है। यहाँ तक कि कई टीचर्स को भी यही लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि बिना पूरी नॉलेज के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। टेस्ट स्टूडेंट्स को कई चीजें सिखाते हैं, जैसे कि उनकी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं, अलग अलग आइडियाज को कैसे जोड़ा जाए, कैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझा जाए और उसे याद किया जाए, ये सभी चीजें सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैकग्राउंड नॉलेज आपके स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद करता है कि राइटर ने क्या लिखा है। सिर्फ एक सेंटेंस को समझ लेना ही काफी नहीं है। जब उसे एक अलग सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है उसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स को 2 सेंटेंस ए और बी देते हैं। सेंटेंस ए में लिखा है कि बहुत कम लोग हैं जो जीवन जीते हैं, यानी वो जिंदा भी है और सच में जी भी रहे हैं। सेंटेंस बी में लिखा है कि ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं, यानी वो जिंदा तो है लेकिन असल में जीवन जी नहीं रहे। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट सेंटेंस ए को समझ गए, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि उनमें ए और बी के बीच एक कनेक्शन बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे स्टूडेंट्स वर्ड्स और सेंटेंस के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन बना सकते हैं, जो है उन्हें पूरी नॉलेज के साथ पढ़ाना। जब वो चीजों को लॉजिक और नॉलेज के साथ समझने लगेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि जीना सिर्फ मौजूद होने से अलग होता है। सेंटेंस ए का मतलब था कि कुछ लोग खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए जीते हैं। वही सेंटेंस बी का मतलब था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें ना कोई उमंग है ना कोई पॉजिटिविटी। वो एक बोरिंग सी लाइफ के साथ हर दिन काट रहे हैं। वो बस इस दुनिया में मौजूद है लेकिन सही मायनों में जी नहीं रहे। स्टूडेंट्स को जब ये समझ आएगा कि ये एक कोट है जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखा गया था ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके, तो फ्यूचर में ये उनकी लाइफ को बदलने में मदद कर सकता है और शायद वो इसका इस्तेमाल दूसरों की लाइफ बदलने में भी कर सकते हैं। रीडिंग राइटर के द्वारा लिखे गए सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़कर उसके मीनिंग को समझने पर बना हुआ है। स्टूडेंट्स जब टीचिंग और लर्निंग के फैक्ट्स और लॉजिक को समझने लगेंगे तब उन्हें टेस्ट देना भी मीनिंगफुल लगने लगेगा। तो पूरी नॉलेज होना क्यों जरूरी है और उसे आपको कैसे डिलीवर करना है, स्टूडेंट तक पहुंचाना है, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर में Why do students remember everything that's on television and forget everything I say? आइए समझते हैं। एक और प्रॉब्लम है जिसका टीचर्स को सामना करना पड़ता है और वो है मेमोरी यानी याददाश्त की प्रॉब्लम। जब एक टीचर पुरानी नॉलेज पर बेस्ड कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके स्टूडेंट्स को कुछ भी याद नहीं है। वैसे तो स्टूडेंट्स को फिल्म की पूरी कहानी, उसके डायलॉग सब कुछ याद रहते हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि टीचर उस तरीके से समझाते हैं जो उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। वो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स वही याद रखे जैसा उन्हें सिखाया गया है, लेकिन सच तो ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ वही याद रख पाते हैं जो वो याद रखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं वही उन्हें याद रहता है। ह्यूमन ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हमें कोई चीज कम टाइम के लिए याद रखनी पड़ती है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिस्से में आता है, जैसे कोई टेलीफोन नंबर या एड्रेस को टेम्पररी याद करना। लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचता रहता है तो ब्रेन को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और इसे मेमोरी में रखा जाना चाहिए, तब वो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया में स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर इंसान उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता तो ब्रेन उसे डिलीट करने का फैसला करता है, इसीलिए वो बात उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहती। टीचर इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 टीचर हैं ए और बी जो एक ही एक्टिविटी को 2 अलग अलग तरीकों से सिखाते हैं। ये एक्टिविटी है एक बुक की कहानी का एक प्लॉट डायग्राम बनाना। टीचर्स ने उम्मीद की थी कि स्टूडेंट्स कहानी की थीम और राइटर ने उसे जिस तरह ऑर्गेनाइज किया था वो समझकर याद रखेंगे। टीचर इन्हें कहानी के इम्पोर्टेंट हिस्सों को एक्सप्लेन करने के लिए उसका ड्राइंग बनाने के लिए कहा। उस क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को महल, घोड़े ये सब बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। टीचर बी ने स्टूडेंट से कहा कि बुक के बेसिस पर उन्हें जो जो याद है वो उसके पॉइंट लिखते जाए।
अब ये स्टूडेंट्स कहानी के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्शन बनाने में और उसे याद करने में बिजी हो गए। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ा। आपको क्या लगता है, पढ़ाने का कौन सा तरीका सही है? बेशक टीचर बी के पढ़ाने का तरीका। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर ए ने स्टूडेंट्स को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा। इसके कारण स्टूडेंट्स का ध्यान ड्राइंग बनाने और उसे कलर करने में लग गया। वो बुक के बारे में और उसकी कहानी के बारे में तो भूल ही गए। उन्होंने कहानी के अलग अलग हिस्सों में कनेक्शन बनाने की या उसे याद करने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी ओर टीचर बी ने वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन्हें कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। अब इसे लिखते टाइम स्टूडेंट्स को बहुत सोचना पड़ा, अलग अलग हिस्सों में कनेक्शन बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा। और इसी तरह हम चीजों को याद रख पाते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचकर। आपको टीचर बी की तरह होना चाहिए। हमेशा ऐसे तरीके ढूंढिए जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करे, नहीं तो वो कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो चीजों को किस तरीके से याद रखा जाए और उसकी क्या टेक्निक है, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, Why is it so hard for students to understand abstract ideas? यानी कि जब हम स्कूल में थे तब हमें मैथ्स समझने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती थी। आमतौर पर स्टूडेंट्स मैथ्स को इसीलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, जिसे समझना आसान नहीं है। टीचर्स को ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इसकी जरूरत रियल लाइफ में भी होती है। इसलिए इसे सिखाना हर स्कूल का गोल होता है। कई स्टडीज ने साबित किया है कि स्टूडेंट्स पिछली सीखी हुई चीजों को याद करके नई चीजें सीख सकते हैं। इसलिए वो अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट यानी कि GOVERMENT वर्ड का मतलब सिखाना चाहते हैं। आप उन्हें समझाना चाहते हैं कि लोगों का एक ग्रुप सेम रूल्स को फॉलो करते हुए एक साथ काम कर सकता है, जिसमें पब्लिक की भलाई छुपी हो। अब अगर आप उन्हें सीधे सीधे इस वर्ड का मतलब बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शब्द उनके लिए बिल्कुल नया है। उनका फोकस हट सकता है, और अगर उनका फोकस हटा तो आपकी क्लास से निकलते टाइम उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए आपको उन्हें एग्जाम्पल देकर गवर्नमेंट का मतलब समझाना चाहिए। आप उन्हें उनके परिवार का एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। एक परिवार में पेरेंट्स घर की देखभाल करते हैं और रूल्स बनाते हैं, और गलती करने पर सजा भी दी जाती है। तो एक परिवार भी गवर्नमेंट की तरह होता है। आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उनके परिवार में क्या सिस्टम है, तब वो आपको उन रूल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो उनके घर में है और जो उनकी क्लास में है। तो जब भी किसी नए आइडिया को किसी जानी पहचानी चीज के साथ कनेक्ट किया जाता है तो स्टूडेंट उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उसे याद रखने में भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर में इस सवाल को समझते हैं, इज ड्रिलिंग वर्थ इट? यानी ड्रिलिंग का मतलब है किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करके सीखना। कईयों का मानना है कि ड्रिलिंग क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स नॉलेज को रिपीट करते हैं तो वो सोचते नहीं है, सिर्फ अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस के बिना कोई भी किसी स्किल में अच्छा या मास्टर नहीं हो सकता। ड्रिलिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को जो उन्होंने सीखा है उसे मास्टर करने में और उसमें सुधार करने में मदद करता है। जब स्टूडेंट्स किसी नए आइडिया में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो उसे यूज करना ऑटोमेटिक हो जाता है और उसे याद करने के लिए ब्रेन को ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। स्टूडेंट्स तब कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी में खाली जगह होती है। एग्जाम्पल के लिए जब स्टूडेंट्स पहली बार मैथ सीखना शुरू करते हैं तो वो सिंपल चीजें जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, जैसे 2 + 3 = 5। पहले स्टूडेंट्स अपनी उंगलियों को गिनकर इसे सीखते हैं और समय के साथ वो अपनी मेमोरी को यूज करना सीख जाते हैं। वो नंबर 2 की मेंटल इमेज से शुरू करते हैं और 5 तक पहुंचने तक गिनती करते हैं। लेकिन इस मेथड को सिर्फ इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उन्हें 15 + 32 को सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो वो सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज करके जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम में ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स को इसे लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। लिखने के बाद उन्हें पूरा आंसर 47 मिलेगा। अब अगर कोई स्टूडेंट याद नहीं करता है कि 5 + 2 = 7 होता है तो उसे फिर से उंगलियों पर काउंट करना होगा। तो एक स्टूडेंट जितना ज्यादा मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेगा वो उसमें उतना ही स्ट्रांग और सक्सेसफुल होता जाएगा। जब तक स्टूडेंट्स सिंपल इक्वेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो कभी भी ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो बस एक जगह पर अटक जाएंगे और उनमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए जब स्टूडेंट्स एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये उनकी क्रिएटिविटी को नहीं मारता।
इसके बजाय ये उन्हें ज्यादा तेजी से सोचना सिखाता है। जब सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है तो वो ज्यादा मुश्किल सवालों की ओर बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। What's the secret to getting students to think like real scientists, mathematicians and historians? आइए जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। क्योंकि स्कूल में फैक्ट्स पर बेस्ड चीजें सिखाई जाती है तो ऐसा बहुत कम होता है जब कोई स्टूडेंट बड़ा होकर एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है। स्कूल आपको ये नहीं सिखाता कि एक रिसर्चर की तरह कैसे सोचना चाहिए। इसलिए अगर हम स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट बनना नहीं सिखा रहे हैं तो हम उम्मीद क्यों करते हैं कि वो साइंटिस्ट बने। एक साइंटिस्ट और स्टूडेंट के बीच में फोकस का फर्क होता है। स्टूडेंट्स नॉलेज पर फोकस करते हैं जबकि एक्सपर्ट्स छोटी से छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं। एक्सपर्ट भी तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक वो उनके लिए ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। इसलिए उनका ब्रेन हमेशा कुछ नया सोचने के लिए तैयार रहता है। स्टूडेंट एक एक्सपर्ट की तरह नहीं सोच सकते क्योंकि उनके पास वो नॉलेज और उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। किसी भी इंसान को अपने काम में मास्टर बनने में सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके स्टूडेंट्स अभी नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, इसीलिए टीचर को अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए। आगे समझने के लिए आइए देखते हैं कि आप जिस तरीके से स्टूडेंट्स को साइंस सिखाते हैं उसमें और एक्सपर्ट्स किस तरह साइंस सीखते हैं उसमें क्या फर्क है। जब आप साइंस की क्लास में कुछ नया सिखाते हैं तो आप स्टूडेंट्स को घर पर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक से पढ़कर क्लास में और ज्यादा सीखने के लिए आते हैं। अब आप उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करके एक प्रोजेक्ट देते हैं। स्टूडेंट्स अपना पार्टनर चुनने के बाद प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो उस कॉन्सेप्ट या लेसन में उनकी समझ को क्लियर और स्ट्रॉन्ग कर देता है। पूरी दुनिया में साइंस क्लास ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। ये प्रोसेस आपके स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट की तरह सोचना नहीं सिखा सकता। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो किसी नई चीज के बारे में खोज करना चाहते हैं। वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं जिसमें वो कई बार फेल भी होते हैं। आपकी क्लास में स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जवाब उन्हें पहले से पता होता है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करवाया जाता है। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप उन्हें फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस करना नहीं सिखा रहे। दूसरा फर्क ये है कि साइंटिस्ट सालों से लैब में काम कर रहे हैं जबकि स्टूडेंट्स हफ्ते में कुछ ही क्लास अटेंड कर पाते हैं। तो इन दोनों का नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना अलग है कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आगे बात करते हैं, हाउ शुड आई एडजस्ट माई टीचिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। एक और प्रॉब्लम है जिसका टीचर्स को सामना करना पड़ता है और वो है स्टूडेंट्स का अलग अलग सीखने का तरीका, यानी लर्निंग स्टाइल। कुछ स्टूडेंट्स पिक्चर से सीखना पसंद करते हैं, इन्हें विजुअल लर्नर्स कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट साउंड से सीखना पसंद करते हैं, इन्हें ऑडिटरी लर्नर कहा जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यूज करके सीखना पसंद करते हैं, इन्हें किनेस्थेटिक लर्नर्स कहा जाता है। तो टीचर अपने पढ़ाने के मेथड में बदलाव करके स्टूडेंट्स के अलग अलग लर्निंग स्टाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हर स्टूडेंट क्लास से सीख सके। इमेजिन कीजिए कि आप बायोलॉजी के टीचर हैं। अपनी क्लास में आप नोटिस करते हैं कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट जिसका नाम सारा है वो समझ नहीं पा रही है। फिर आप बार बार समझाते हैं, यहाँ तक कि उसे क्लास के बाद भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। सारा के लिए बायोलॉजी को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप दूसरे टीचर से उसके बारे में पूछने का फैसला करते हैं और आपको पता चलता है कि सारा को पोएट्री बहुत पसंद है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप बायोलॉजी को पोएट्री से जोड़कर सारा को समझाने में मदद कर सकते हैं। आप जो उसे सिखा रहे हैं उस पर उसे पोएट्री लिखने के लिए कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसकी पोएट्री की टीचर की मदद लेकर सारा की मदद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है सैम, जिसे कोई भी लेसन समझ में नहीं आया। आपने एग्जाम के दिन तक इसे नोटिस नहीं किया और इसलिए सैम को कम मार्क्स मिले। उसके पेरेंट्स उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। वो आपको बताते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा डिटेल में चीजों को समझ नहीं पाता। जब किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को जनरल तरीके से समझाया जाता है तो वो बेहतर ढंग से समझता है। तो आप उसे डिटेल में समझाने के बजाय मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं। आप क्विज के द्वारा भी उसका टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उसे कुछ समझ में आया या नहीं। इससे आप देखेंगे कि सैम के मार्क्स इम्प्रूव होने लगेंगे। शुरुआत में वैसे आपको हर स्टूडेंट के लिए अपना पढ़ाने का मेथड अलग अलग करना काफी मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न को समझ जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक
कहने का मतलब ये है कि पढ़ाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि टीचर्स हमेशा अपने पढ़ाने के मेथड को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनका गोल स्टूडेंट्स की एक ऐसी पीढ़ी को डेवलप करना है जो पढ़ लिख कर अलग अलग फील्ड में अपने योगदान के जरिए सोसाइटी के विकास में मदद कर सके। टीचर्स के मन में भी कई सवाल होते हैं। इस समरी ने उनमें से कुछ के जवाब देने की कोशिश की है। इस समरी में आपने सीखा कि कैसे स्टूडेंट्स की सोच बदलनी है ताकि वो स्कूल जाना पसंद करने लगे। स्टूडेंट्स को चैलेंज करके और उनका इंटरेस्ट बनाए रख करके आप उनके लिए लर्निंग प्रोसेस को मजेदार बना सकते हैं। आपने सीखा कि स्टूडेंट्स की मेमोरी का इस्तेमाल करके नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कैसे करें। एक बार जब आपके स्टूडेंट्स के पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी तो उन्हें नए और कॉम्प्लेक्स आइडिया सिखाना आसान हो जाएगा। आपने ड्रिलिंग और टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को भी जाना। ड्रिलिंग वो प्रैक्टिस है जिसकी हर स्टूडेंट को जरूरत है ताकि वो पुरानी नॉलेज को याद करके नई चीजों की ओर बढ़ सके। अपने स्टूडेंट्स को कभी किसी एक्सपर्ट या साइंटिस्ट से कंपेयर ना करें। आपके स्टूडेंट्स अभी भी सीख रहे हैं, इसीलिए नामुमकिन चीजों की उम्मीद ना करें। इस समरी ने आपको ये भी सिखाया कि हर स्टूडेंट का अपना सीखने का अलग तरीका होता है, तो आप उसके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। जब आपके स्टूडेंट्स हाई ग्रेड्स लेकर आएंगे तब आपका एफर्ट, टाइम और पेशेंस सब उसके लिए वर्थ होगा। स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बने रहने और अपने पढ़ाने के जुनून को जिंदा रखें और इस बात को याद रखिए कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको बेहतरीन तरीके से निभाना है, क्योंकि इस पर स्टूडेंट्स का और सोसाइटी का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो इसी लाइन के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपकी जो जर्नी है स्टूडेंट को सिखाने की, उन्हें आगे बढ़ाने की, उसमें आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस समरी से। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आगे की समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप शेयर करते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, आपका हर कमेंट हम रीड करते हैं और आपकी हर एडवाइस, आपका प्यार सर आंखों पर, उसके लिए तहे दिल से बहुत सारा थैंक यू। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।